हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो यूपीएससी 2025 के लिए यहाँ पर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि 66 क्वेश्चन तक हो चुका है और उसके आगे से आज क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखिए 2025 की अगर तैयारी आप अभी से कर रहे हैं तो डेली का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराया जाता है, उसको आप सॉल्व किया करिए और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे पूरा फुल लेंथ का टेस्ट जो है उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये है VNIS का टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करेंगे। ये आज का टेस्ट कौन सा है? टेस्ट नंबर 21 है। हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। PR नॉलेज रिसर्च सेंटर, यानी कि ये शॉर्ट में है, और 2024 लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं पर आपको PDF वगैरह जो भी लिंक रहेगा, जो भी रहता है नोटिफिकेशन, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 या 67 से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने आता है। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर ही लागू होता है। दूसरा है, सदस्य की निरर्हता संबंधी कार्यवाही पर अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा रही सकती है। और तीसरा है, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत 3 महीने के समय सीमा प्रदान की गई है। कितने कथन सही हैं इसमें से? कितने कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बताना है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। कितने कथन सही नहीं है ध्यान दीजिएगा, वो बताना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 बताइए पहले कौन सा इसमें कथन सही है, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या कौन सा कथन गलत है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए कह रहा है कि यह कानून संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों पर ही लागू होता है। केवल निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है, पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यह अधिनियम सांसदों विधायकों के एक समूह को दल बदल के लिए दंडित किए बिना किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते किसी दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में होने चाहिए। तो क्या होगा कि तो इस प्रकार यह कानून निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों पर लागू होता है। ठीक है, जो मनोनीत है वो, जो निर्वाचित हैं वो भी। तो पहला कथन गलत। दूसरा कहता है कि सदस्य की निरर्हता संबंधी कार्रवाई पर अध्यक्ष के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, तो ये ठीक है। तीसरा कहता है, इस संबंध में निर्णय लेने के लिए पीठासीन अधिकारी को कानून के अंतर्गत 3 महीने के अंतर्गत सीमा प्रदान की गई है। 3 महीने का सीमा दिया गया है, किसी भी सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, पहला कथन गलत है और तीसरा कथन गलत है। तो कुल मिलाकर इसमें एक ही कथन सही हुआ, जो कि दूसरा है। तो कितने कथन सही नहीं है? तो 2 कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। चलिए, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, जल्दी थोड़ा करेंगे। अस्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अस्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार केवल उन मामलों तक विस्तृत है जो प्रकृति में समझौता योग्य होते हैं। और दूसरा है, अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत की जाती है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। तो ये देखेंगे तो इसमें पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन क्यों गलत है? यहाँ पे अस्थायी लोक अदालतों की बात किया गया है। तो देखिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और 2002 में संशोधित कर लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अस्थायी लोक अदालतों के प्रावधान किया गया है, न कि ये धारा 89 में। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। जिनका भी आंसर ए था उनका बिल्कुल सही आंसर है। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। प्ली बार्गेनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का विधिक अधिकार है। दूसरा है, भारतीय विधि व्यवस्था के तहत
यह उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिनमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तीसरा है, भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा शुरू की जाती है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल तीन, एक और तीन है तो एक, दो, तीन। 69 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, प्ली बार्गेनिंग। चलिए, भारत में प्ली बार्गेनिंग अभियुक्त व्यक्ति का विधिक अधिकार है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, क्या यह एक विधिक अधिकार है? तो प्ली बार्गेनिंग पूर्ण अधिकार नहीं है तथा यह न्यायालय के विवेक के अधीन होता है। और ये 265 बी के धारा के होता है, CRPC 265 बी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारतीय विधि व्यवस्था के तहत यह उन सभी अपराधों के लिए उपलब्ध है जिनमें 7 वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। तो दूसरा कथन इसमें ये भी कथन गलत हो जाएगा। 7 वर्ष तक का कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। लेकिन केवल उन अपराधों पर लागू होगा जिनमें ये अनुप्रयोग किए गए हों। तो महिलाओं, बच्चों के विरुद्ध ये किए गए अपराध में ये नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकेट्रिक्स सब्सटेंस जैसे विशेष कानूनों वाले अपराध में अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के ये धारा 265A के अंतर्गत आता था। तो दूसरा कथन भी ये गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है, भारत में प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया अभियुक्त द्वारा शुरू की जाती है, तो ये कथन सही है। तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ओनली 3 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट रोड DTP मतलब रोड टेप योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए, इसको बोल सकते हैं रोड टेप। विश्व स्तर पर स्वीकृत इस सिद्धांत पर आधारित है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरा कहता है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातकों को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर अंतर्निहित उन शुल्क करों का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है जिन्हें अब तक वापस नहीं किया जा रहा था। और तीसरा है, इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप और हस्तांतरणीय होते हैं। और चौथा है, शुल्क स्क्रिप्स का उपयोग केवल मूल सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, केवल तीन है तो सभी चार। चलिए देखेंगे कितने कथन सही हैं। इसमें पहला कथन सही है, ये करों और शुल्कों के निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा भी सही है, इसमें ये वापस नहीं किया जा रहा है। और तीसरा भी सही है, इसके अंतर्गत शुल्क स्क्रिप्स और हस्तांतरण होते हैं। लेकिन इसमें चौथा कथन गलत हो जाएगा, ये भुगतान के लिए किया जा सकता है, ये कथन गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, केवल 3 होगा इसमें से। 3 कथन सही है, एक कथन गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 71। हाल ही में सुर्खियों में रहा इदाते आयोग संबंधित है विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों से संबंधित, या ओबीसी श्रेणी के मराठों के लिए आरक्षण से प्रावधान है, या न्यायिक जवाबदेही के लिए तंत्र विकसित करने के लिए है न्यायपालिका का, या पूर्ण खाता परिवर्तनी के लिए है? बताइए। इदाते आयोग, तो देखिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों से संबंधित जातियों के राज्यवार सूची तैयार करने से। चलिए 72 नंबर देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने अर्जेंटीना में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस संदर्भ में लिथियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है तथा इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। दूसरा है, अर्जेंटीना, पेरू और चिली लिथियम ट्रायंगल का भाग है जहां 50% से अधिक लिथियम भंडार संकेंद्रित है। और तीसरा है, भारत में अब तक लिथियम का कोई भंडार खोजा नहीं गया है। तो कितने कथन सही होंगे? केवल एक और दो, दो और तीन, या तो एक, दो, तीन। चलिए बताइए।
इसमें देखेंगे यह आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है तथा इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सही बात है। दूसरा कहता है कि अर्जेंटीना, पेरू और चिली लिथियम ट्राइगल का भाग है और जहां 50% से अधिक लिथियम भंडार संकेंद्रित है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया के क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, ठीक है। तो पहला दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत, दूसरा कथन गलत। तो तीसरा तो पहला इसमें सही है जी, पहला इसमें जो ये व्हाइट गोल्ड वाला था ना, ये सही था। दूसरा कथन गलत है। पहला है तीसरा है कि भारत में अब तक लिथियम का कोई भंडार खोजा नहीं गया है, तो ये तो गलत है ना। भारत में विलियम के भंडार देखिए जम्मू कश्मीर में मिले हुए हैं, राजस्थान के नागौर जिला में है, झारखंड के कोडरमा में है, कर्नाटक के मांड्या में जिला में है, तो ये सब तो है। तो तीसरा कथन गलत है, दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ओनली वन होगा इसमें। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? पहला है मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया, तीसरा है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में निरर्हताएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन करिए। 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या तो 1, 2, 3। 73 नंबर, क्वेश्चन नंबर 73। चलिए देखिए, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और सीटों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, ठीक है। पहला कथन गलत। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया, तो देखिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया निर्धारित करता है कौन? ये जनप्रतिनिधित्व 1950 का, ठीक है। मतदाता और निर्वाचन ये किसका है? 1950 का। और 1951 वाला जो है ये है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के संदर्भ में निरर्हताएं, तीसरा वाला सही है। तो पहला और दूसरा गलत, तीसरा सही। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ओनली 3 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 74 नंबर देखेंगे। यदि विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? पहला है विधानसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे केवल 6 सप्ताह के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। 6 सप्ताह, ठीक है। दूसरा देखते हैं, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। चलिए बताइए कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। इसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 सप्ताह नहीं बल्कि 6 महीने के होते हैं, ठीक है। 6 माह होता है, 1 माह के भीतर होता है, 1 माह। 6 सप्ताह नहीं, 1 माह के भीतर होता है। 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। और दूसरा क्या है? कहता है संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। तो दूसरा भी कथन गलत, मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत है। देखिए संविधान में ऐसी कोई अनिवार्यता निर्धारित नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व से कोई व्यक्ति विधानसभा में बहुमत सिद्ध करे। तो पहला भी कथन गलत, दूसरा भी कथन गलत। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के उनके पद से हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सीधे कदाचार, अक्षमता, संविधान का उल्लंघन। उपवेद में से कितने कारण भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के आधार हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 है तो कोई नहीं। चलिए बताइए। 75 नंबर, देखिए सीधे कदाचार सही है, अक्षमता सही है। संविधान का उल्लंघन पे देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, तो इसमें नहीं होगा ये। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसमें 2 कथन सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए आगे बढ़ें। 76 नंबर, राज्यपाल की विधायी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं
तो वह राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। और दूसरा है, वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर हाईकोर्ट के परामर्श से निर्णय लेता है। और तीसरा है, वह राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के 12वें हिस्से को मनोनीत कर सकता है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 76 नंबर। जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाते हैं तो वह राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल, राज्यपाल कर सकता है। दूसरा कहता है कि वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर हाईकोर्ट के परामर्श से निर्णय लेता है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेता है। किसके? चुनाव आयोग के, न कि हाईकोर्ट। और तीसरा कहता है वह राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के 12वें हिस्से को मनोनीत कर सकता है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाता है। वो 12वें नहीं बल्कि 1/6 यानी 6वें हिस्से को कर सकता है। तो एक कथन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कहता है निम्नलिखित विषयों को संविधान के 11वीं अनुसूची में रखा गया है। कृषि, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नीचे कूट का प्रयोग करिए। 1 2 4, 2 3 4, 1 3 या 1 2 3 4। तो 11वीं, देखिए 11वें में 29 विषय रखे गए हैं। 29, ठीक है, 29 विषय रखे गए हैं। क्या मैं सबको बता दूं? एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 29 विषय का नाम बोलूंगा मैं। पहला तो हो जाता है आपका कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी सम्मिलित है। और दूसरा हो जाएगा भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, डेयरी कुक्कुट पालन हो जाएगा। और पांचवा क्या हो जाएगा? मत्स्य उद्योग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा लघु वनोपज। नेक्स्ट होगा फिर लघु उद्योग। फिर हो जाएगा खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। और कृषि का जो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद ग्रामीण आवासन हो जाएगा, पेयजल हो जाएगा, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन, ये भी एक ही में है। ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये भी है। शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल है, जो कि ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा भी होगा। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा होगा। पुस्तकालय हो जाएगा। सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो जाएगा। बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता हो जाएगा। परिवार कल्याण हो जाएगा। महिला और बाल विकास हो जाएगा। सामाजिक कल्याण हो जाएगा, जैसे दिव्यांगों के लिए, मानसिक रूप से दिव्यांग जो है उनके लिए हो जाएगा। और कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित मतलब ST SC के लिए कल्याण उनका। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि यहाँ पे दिया गया है। और एक लास्ट है 29 नंबर, जो कि सामुदायिक परिसंपत्तियों की रखरखाव के लिए हो जाएगा। तो सारे हैं इसमें से, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी कथन सही हैं। चलिए 78 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, एथिक्स कमेटी। 78, लोकसभा की आचार समिति क्या है? आचार समिति के सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत किया गया है, चलिए बताइए। जांच समिति के रूप में, परीक्षण एवं नियंत्रण के रूप में, हाउसकीपिंग समिति के रूप में, या सदन के दैनिक के कार्य से संबंधित? तो चलिए इसका फटाक से मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जांच समिति के रूप में। चलिए कथन और कारण क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, और क्योंकि भारतीय संघ विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। कितने सही हैं इसमें से? कितने कथन सही होंगे? पहले ऑप्शन देख लीजिए। दोनों कथन सही है, व्याख्या सही करता है, या तो व्याख्या सही नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए क्वेश्चन, अब ऑप्शन देख लिए, अब आंसर बताइए। देखिए, कहता है भारतीय राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जो कि सही बात है। क्योंकि भारतीय संघ विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, तो ये भी सही है, और इसका सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगा देंगे? इसमें ए लगा देंगे कि पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। इसी साथ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे।
राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यपाल अस्थायी कार्यपालिका का अंग है क्योंकि उसे केवल राज्य विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है। और दूसरा है, राज्य का मुख्य सचिव राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है क्योंकि राज्य सरकार के निर्णयों के आधार पर उसे हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए पहला जो है कि संविधान में ऐसा कोई आधार नहीं बताया गया है जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जाए, तो पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है कि राज्य का मुख्य सचिव राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है क्योंकि राज्य सरकार के निर्णयों के आधार पर उसे हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है, तो दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए राज्य का मुख्य सचिव अस्थायी कार्यपालिका का अंग होता है, ठीक है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा उसे उसके पद से हटाया या स्थानांतरित किया जा सकता है, कार्यपालिका। तो इसमें क्या होगा? दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ना तो पहला ना ही दूसरा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं संघी में राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का सॉलिसिटर जनरल। चलिए बताइए कितने सही होंगे? 1 3 4, 2 4 5, 1 2 3, या तो लास्ट में है 1 2 3 4 मतलब सभी। देखेंगे ये भाग 5 की बात करता है और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में इनकी भूमिका है, जो कि इनमें देखेंगे तो राष्ट्रपति आ जाएंगे, पीएम आ जाएंगे और मंत्रिपरिषद आ जाएंगे, मतलब पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, बाद का सॉलिसिटर नहीं आएगा इसमें से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 82 नंबर देखेंगे। विधान परिषद के सदस्यों के चयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। और दूसरा कहता है 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है। तीसरा कहता है संविधान संसद को विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? 82 नंबर, 82। देखेंगे पहला कथन सही है, 1/6 सदस्यों के राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों से मनोनीत करता है। 1/3 स्थान करा ST SC के लिए, तो देखिए विधान परिषद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा बोलता है संविधान संसद को विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधि बनाने के लिए अधिकृत है, तो तीसरा भी सही है, यानी 1 और 3 सही है, 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? 123। और राज्यपाल का 213। चलिए तो राष्ट्रपति के अध्यादेश कहता है इसे भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं किया जा सकता। दूसरा कहता है इसके माध्यम से किसी कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कहता है इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई नहीं? चलिए इसे भूतलक्षी प्रभाव से जारी नहीं कर सकता, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए यह अध्यादेश भूतलक्षी प्रभाव यानी अर्थात किसी पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है, पिछली तिथि से लागू किया जा सकता है, सही है। इसके माध्यम से किसी कर से संबंधित विधि में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता, तो क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा भी कथन गलत हो जाएगा, कर से संबंधित विधि में परिवर्तन संशोधन किया जा सकता है। तीसरा कहता है इसे संविधान में संशोधन के लिए जारी नहीं किया जा सकता, तो ये ठीक है। कुल मिला के एक ही कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है वह राज्य सरकार का वैधानिक यानी कि डी ज्यूर प्रमुख होता है। दूसरा है वह राज्य विधानमंडल में सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तीसरा है मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री चुने जाने तक मंत्रिपरिषद सत्ता में बनी रहती है। कितने सही हैं चलिए बताइए, केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। तो देखेंगे पहला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए राज्यपाल नाम मात्र व अथवा वैधानिक कार्यकारी प्राधिकारी होता है, और जबकि मुख्यमंत्री जो होता है वो वास्तविक होता है। मतलब जो ये डी ज्यूरे होता है ना, ये कौन होता है? ये होते हैं राज्यपाल होते हैं, मतलब गवर्नर की बात करता है। लेकिन जो डी फैक्टो सिक्योरिटी होता है एग्जीक्यूटिव, वो होता है मुख्यमंत्री। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वह राज्य विधानमंडल के सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, तो ये ठीक है। तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद अगला मुख्यमंत्री चुने जाने के मंत्रिपरिषद सत्ता में बनी रहेगी, तो भंग हो जाता है ना। तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। कुल मिलाकर एक ही कथन सही है। एक कथन सही है तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? वह ए लगाएंगे, ओनली वन होगा। चलिए 85 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में, राज्यपाल अभी बताया था ना, कौन से अनुच्छेद में है? 213। वह अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब एक सदनी विधानमंडल के मामले में विधानसभा या द्विसदनी विधानमंडल के मामले में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं हो। और दूसरा है कि इन अध्यादेशों को राज्य विधायिका द्वारा अपने पुनः समवेत होने के 6 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। कितने कथन सही नहीं है? सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 85। कितने सही नहीं है वो बताना है। चलिए देखिए, वह अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब एक सदनी विधानमंडल के मामले में विधानसभा या द्विसदनी विधानमंडल के मामले में राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में नहीं हो। ये सही है। और दूसरा है कि इन अध्यादेश को राज्य विधायिका द्वारा अपने पुनः समवेत होने के 6 माह के भीतर अनुमोदित करना है। 6 माह नहीं होता है बल्कि 6 सप्ताह होता है। 6 माह नहीं होता है बल्कि 6 सप्ताह होता है। तो दूसरा कथन गलत, मतलब एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे क्योंकि गलत पूछा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में। पहला है राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। दूसरा है संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तीसरा है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। कितने सही हैं इसमें से? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या तो तीनों कथन। 86 नंबर। तो राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है, ये विघटन नहीं होता, सही बात है। ठीक है। दूसरा है कि संविधान में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। 6 वर्ष किया गया निर्धारित। देखिए संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था और इसे संसद पर छोड़ दिया गया। तदनुसार संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान किया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों के कार्यकाल को कम करने का अधिकार भी दे दिया था। तो इसमें संविधान में नहीं किया गया था, तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये सही है। तो मतलब पहला कथन गलत है, मतलब पहला कथन सही है और तीसरा सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत को एक संघीय व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसमें केंद्र सशक्त होता है। दूसरा है राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। तो चलिए इसमें दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। भारत को एक संघीय व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसमें केंद्र जो है सशक्त होता है। और दूसरा है राज्यों को जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। दोनों कथन सही है। चलिए 88 नंबर देखेंगे, बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है पहले देखेंगे। हाईकोर्ट के पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को ऐसे पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान की गई है। दूसरा है किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा। और तीसरा है इसमें केवल न्यायिक पर्यवेक्षण शामिल है, प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 88 नंबर। चलिए, सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को ऐसे पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार को छूट प्रदान की गई है, सही है। दूसरा है किसी पीड़ित पक्ष को ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, एक स्वयं संज्ञान यानी सुओ मोटू ले सकता है, साथ ही किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अनिवार्य नहीं है। और तीसरा है कि इसमें केवल न्यायिक पर्यवेक्षण शामिल है, प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षण बल्कि न्यायिक परीक्षण भी शामिल है। तो पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। कौन कितने कथन गलत हुए? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, ओनली 2 होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विधायी कार्रवाई, कार्यकारी कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई, उपयुक्त में से कितने मामलों में न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकती है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। तो विधायी भी होगा, कार्यकारी भी होगा, प्रशासनिक भी होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी कथन सही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, भारत। तो ये हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इंडिया। चलिए, आगे बढ़ेंगे। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पीठासीन अधिकारी, न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। दूसरा है ग्राम न्यायालयों के पास आपराधिक और दीवानी न्यायालयों दोनों की शक्तियां होती हैं। और तीसरा है ग्राम न्यायालयों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है। कितने कथन सही नहीं है? ओनली 2 या ओनली 3 या 1 और 2 या 1 2 3? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 91। ग्राम न्यायालय, पीठासीन अधिकारी, न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। सही, क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्राम न्यायालयों के पास आपराधिक और दीवानी न्यायालय दोनों की शक्तियां प्राप्त होती है। सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या कहता है? कहता है ग्राम न्यायालयों की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की जाती है। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत की जाती है, न कि 1987। तो 1 और 2 सही है, तीसरा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ओनली 3 गलत है। चलिए, 92 नंबर। हाल ही में सुर्खियों में रहा जाम्बी वायरस क्या है? जाम्बी वायरस वैश्विक संघर्षों से उत्पन्न होने वाली आर्थिक अनिश्चितताओं से है। हाल ही में भारत में सरकारी वेबसाइटों को निशाना बनाने वाले मैलवेयर से है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों एनटीडी के लिए उत्तरदायी वायरस के एक अलग श्रेणी से है, या परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में जमे हुए प्राचीन वायरस से है। चलिए बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में जमे हुए प्राचीन वायरस से है। 93 देखेंगे। भारत की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार है, भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होता है। तीसरा है न्यूनतम 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। बोलता है ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। तो पहला कथन सही है।
दूसरा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार है, भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण के अधीन होता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है तथा यह भारत निर्वाचन आयोग से संबंध नहीं होता है और न ही अधिकारी इसके नियंत्रण में कार्य करता है। तीसरा है कि न्यूनतम जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो बिल्कुल लड़ सकता है, तीसरा सही हो जाएगा इसमें। तो कुल मिला के इसमें कितने कथन सही हुए? 2 कथन सही हुए ना। पूछा क्या था, कितने कथन सही हैं? तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा भी कथन इसमें गलत होगा क्या? तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 25 वर्ष नहीं है बल्कि 21 वर्ष होगा। पंचायत के लिए 21 वर्ष, 25 वर्ष में तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे आप। 25 वर्ष में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो कुल मिला के इसमें केवल एक ही कथन सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94। भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भुगतान बैंक देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित विभेदित बैंक है। दूसरा है, क्योंकि भुगतान बैंकों का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित प्रौद्योगिकी संचालित परिवेश में लघु व्यवसायों, निम्न आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिक कार्यबल तक भुगतान एवं वित्तीय सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाना है। कितने सही हैं इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 94। तो देखेंगे ये दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो ऐसा सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। और दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो इसमें लगाएंगे पहला भी सही है दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे।